हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा, इस सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और ये लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर यूनिट 1 हम डिस्कस करेंगे। और यूनिट 1 के जो टॉपिक हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं वो है एस्टिमेट क्या होता है, प्लिंथ एंड कारपेट एरिया क्या चीज होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूनिट 1 जो है, जो यूनिट 1 है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो यूनिट 1 का सिलेबस क्या है? यूनिट 1 का सिलेबस जो है ये है, आपकी जो यूनिट 1 है वो है मेनली क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स के लिए क्वांटिटी एस्टिमेशन हमें करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मेजरमेंट्स यूनिट्स फॉर वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनकी उनको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कंक्रीट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो कंक्रीट का मेजरमेंट हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। ब्रिक्स का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो नंबर्स में ब्रिक्स का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स का जो मेजरमेंट है वो किस यूनिट के अंदर होता है, दैट कम्स इन दिस टॉपिक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेजरमेंट करते हैं उसके अंदर डिटेल्ड मेथड होता है एक, जिसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स। ये दो मेथड जो है डिटेल्ड एस्टिमेशन मेथड है। ठीक है, तो डिटेल्ड एस्टिमेशन किस तरीके से करते हैं, और फिर लास्ट में आपका टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कितने तरह के एस्टिमेट्स होते हैं। तो अभी तक मैंने ये देखा कि ऊपर वाले क्या हैं, हमने बताया कि ऊपर वाले डिटेल्ड एस्टिमेशन। तो इस तरीके से कितने टाइप के एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे डिटेल्ड एस्टिमेट हो गया, तो और कितने टाइप के एस्टिमेट्स हो सकते हैं वो हम यहां पे देखेंगे। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो शेड्यूल ऑफ रेट्स, वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के रेट जो है हर एक साल रेट निकालता है। तो वो वर्क्स कौन कौन से हैं, उनके रेट क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये सारा जो है हम यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो आज के लेक्चर से प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज के टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये सारे हैं जिसको हम डिस्कस आज के लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है एस्टिमेट। ठीक है, तो एस्टिमेट क्या चीज होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज एस्टिमेट। तो डेफिनेशन एस्टिमेट ही क्या है, इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क। यानी कौन सा वर्क, हम तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करेंगे ना, जैसे कि कहीं पे चिनाई का काम चल रहा है, ठीक है, या फिर जो है आपका जो है कंक्रीटिंग का काम चल रहा है। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड वर्क, उसी को हम वर्क बोलेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को हम वर्क बोलेंगे। ठीक है, उस वर्क की प्रोबेबल कॉस्ट क्या है, यानी कि संभावित, उस वर्क की संभावित जो है कितना खर्चा उस वर्क में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेट, उसी को ही हम एस्टिमेट बोलते हैं। ये हमेशा काम के स्टार्ट होने से पहले करा जाता है। ठीक है, तो इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप, यानी कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उससे पहले करा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैलकुलेशंस आर मेड टू कैलकुलेट क्वांटिटीज ऑफ द वर्क डन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शंस आर मेड टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ द वर्क डन, यानी कि जो भी आपका वर्क है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करी जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लिया कहीं पे जो है गड्ढा खुदाई करना है, यानी कि कोई एक बड़ा गड्ढा है, ट्रेंच है, उसकी खुदाई करनी है, तो उस खुदाई में कितनी मटेरियल, कितनी मिट्टी जो है बाहर आएगी, कितना मक जो है वो बाहर आएगा, दैट दैट क्वांटिटी, ठीक है, उस क्वांटिटी का कैलकुलेशन कहलाता है। ये फर्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेशन करते हैं उस क्वांटिटी की। ठीक है, उसके बाद हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो आपने क्वांटिटी एस्टिमेट, जो आपने टोटल क्वांटिटी एस्टिमेट करी है, मान लिया गड्ढे से आपने मिट्टी बाहर निकाली है, तो कितनी आपने क्वांटिटी में मिट्टी बाहर निकाली है, उस क्वांटिटी की हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, उस गड्ढे खोदने की टोटल कॉस्ट आ जाती है। मान लिया कि आपने जो है मान लिया जो मिट्टी का एक्सकेवेशन होता है, जो मिट्टी का एक्सकेवेशन होती है उसकी मेजरमेंट यूनिट मीटर क्यूब है। ठीक है, और मेजरमेंट क्यूब मीटर क्यूब में ही होती है उसकी यूनिट। ठीक है, जब भी हम कहीं पे एक्सकेवेशन करते हैं, गड्ढे की खुदाई करते हैं, तो वहां पे जो मिट्टी बाहर निकलती है तो उसका एस्टिमेशन हम किससे करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब यूनिट होती है। तो मान लिया 100 मीटर क्यूब उसमें जो है मिट्टी जो है वहां से बाहर निकली है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी मिट्टी की, यानी कि एक्सकेवेशन की टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 100 मीटर क्यूब हो गई। अब 100 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब
जो उस ट्रेंच को, उस खड्डे को खोदने के लिए 1 मीटर क्यूब खड्डा खोदने के लिए मान लिया 100 रुपए लगते हैं, 1 मीटर क्यूब खड्डा खोदने के लिए मजदूर जो है 100 रुपए लेता है, तो आपने 100 क्यूबिक मीटर जो है उसमें से मट्टी बाहर निकाल दी है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो कितना हो गया 10,000 हो गया। तो 10,000 उसका क्या हो गया, उसकी कॉस्ट हो गई उसको खोदने की, यानी 100 मीटर क्यूब मिट्टी को खोदने की कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई 10,000 रुपीज हो गई, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले तो हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली, क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करी जाती है कैसे, क्वांटिटी की रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं वर्क एट द सुटेबल रेट्स, यानी कि सुटेबल रेट्स से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जो भी क्वांटिटी निकाली उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं सबसे पहले, यानी कि दो प्रोसेस में ये चीज निकलेगी। सबसे पहले तो क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, यहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी, कोई भी वर्क हो रहा है, जैसे कि अगर मान लिया मिट्टी खोदने का वर्क हो रहा है, एक्सकेवेशन का वर्क हो रहा है, दूसरा चिनाई का काम चल रहा है, ठीक है, चिनाई का मतलब मैसनरी का काम चल रहा है, ठीक है, तो मैसनरी वाला वर्क हो गया, उसकी क्वांटिटी कितनी है, एक्सकेवेशन की क्वांटिटी कितनी है, पीसीसी करने की क्वांटिटी, अगर हमें पीसीसी करनी है तो कितनी पीसीसी करनी है, ठीक है, अगर हमें कंक्रीटिंग करनी है तो कितनी कंक्रीटिंग करनी है, तो पहले ही क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्वांटिटी कैलकुलेट करना, फिर जो भी क्वांटिटी आई उसकी उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज कॉल्ड इन दैट कम्स इन द एस्टिमेशन। उसी को हम यही चीज किस में आती है, एस्टिमेशन के अंदर में आती है। तो इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक टेबल बनती है, ठीक है, अगर आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो क्वांटिटी के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखते हैं आइटम नंबर, यहां पे लिखेंगे आइटम नंबर। अब वो आइटम नंबर जो है कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एक्सकेवेशन हो सकता है, दूसरा वहां पे मैसनरी वर्क हो सकता है, तीसरा कंक्रीटिंग वर्क हो सकता है, या फिर प्री स्ट्रेसिंग वर्क हो सकता है, ठीक है, या फिर प्लेन कंक्रीटिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट वर्क्स हो सकते हैं। तो वो सारे हम वन बाय वन इसके नीचे लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हम लेके चलें कि यहां पे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन है, यानी कि फाउंडेशन के अंदर अर्थवर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि हमें जो है एक ट्रेंच मिली है, उस ट्रेंच की जो है हमें खुदाई करनी है, ठीक है। तो एक्सकेवेशन करना है यानी खुदाई करनी है, और ट्रेंच जो है वो एक है, एक ट्रेंच है, और उस ट्रेंच की जो लेंथ है वो कितनी है 6 मीटर, उसकी विड्थ जो है वो 0.8 मीटर है, उसकी हाइट कितनी है या डेप्थ कितनी है उस ट्रेंच की 0.9 मीटर है। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो है क्वांटिटी मिल जाएगी कि इतनी क्यूबिक मीटर आपको उस ट्रेंच को एक्सकेवेट करना है, यानी कि मिट्टी वहां से इतनी निकलेगी 4.3 मीटर क्यूब, ठीक है, इतनी मिट्टी बाहर निकल गई। अब क्या करना है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमें देखना है कि 1 मीटर क्यूब ट्रेंच खोदने में कितना खर्चा आता है, ठीक है। तो वो हम करेंगे, ये यहां से तो हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करी, ठीक है, यहां से हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। अब यहां से हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी हमें, आइटम नंबर यहां पे लिखेंगे, जैसे वहां पे आइटम नंबर लिखा था, यहां पे भी हम आइटम नंबर लिखेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क, यानी कि जो काम किया है उसका डिस्क्रिप्शन, कौन सा काम किया है, मान लिया हमने अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, यानी कि हमने जो है फाउंडेशन के अंदर एक्सकेवेशन का काम किया है, और उसकी क्वांटिटी कितनी आई, उसकी क्वांटिटी आई 4.32, तो ये हमने यहां पे लिख दी। इसका रेट कितना है, इसका रेट है 1200, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर को खोदने का खर्चा कितना है 1200 है। तो 1200 की 4.32 से मल्टीप्लाई कर दी तो आपका आ गया 5184 रुपए, ठीक है, 5184 रुपए, यानी कि इस काम को करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आती है 5184 रुपए आती है। अब इसी तरीके से और भी सारे वर्क हो सकते हैं, ये तो अर्थ वर्क एंड एक्सकेवेशन है, इसी तरीके से आपका मैसनरी वर्क हो सकता है, इसी तरीके से आपका पीसीसी वर्क हो सकता है, इसी तरीके से आपका जो रूफ स्लैब है उसके अंदर कंक्रीटिंग आरसीसी का वर्क हो सकता है, ठीक है। तो कई सारे वर्क जो है इसके अंदर वन बाय वन जो है ऐड होते चले जाएंगे। ऊपर वाले में आप क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे, नीचे वाले के अंदर क्या कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। जब ये वाला सारा पार्ट इधर की साइड का जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो है टोटल, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की, और ये आपका 2024 2025-26 के अंदर रिसेंटली पूछा गया था
कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। एस्टिमेट कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ दो ही टाइप के एस्टिमेट होते हैं, एक तो अप्रोक्सीमेट और एक डिटेल्ड। ठीक है, तो यहां पे जो आप तीन देख रहे हो, ठीक है, ये जो तीन आप देख रहे हो, यहां पे जो तीन हैं, ये वाले तीन, ठीक है, ये वाले जो तीन हैं वो अप्रॉक्स एस्टिमेट हैं। अप्रॉक्स एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का मतलब कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ज्यादा प्रिसिशन की जरूरत नहीं होती है, बस ऊपर ऊपर से एस्टिमेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, तो ये तीन आते हैं उसके अंदर, प्रिलिमिनरी, अप्रोक्सीमेट, एब्स्ट्रैक्ट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट। और इसी के पार्ट्स आप समझ लो जाए, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट और क्यूबिक रेट एस्टिमेट, इसी के अंदर आ जाता है ये। ठीक है, तो ये तीन तरह के जो एस्टिमेट हैं इनको हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ही बोलते हैं। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 ये वाले जो एस्टिमेट हैं, ये वाले जो एस्टिमेट हैं इनको हम बोलते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट। दीज आर कॉल्ड डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, ये डिटेल्ड एस्टिमेट हैं। तो दो ही तरह के एस्टिमेट हैं, एक तो अप्रोक्सीमेट और डिटेल। अप्रोक्सीमेट में ऊपर ऊपर से स्टडी करना कॉस्ट की, और डिटेल्ड के अंदर पूरा डिटेल में एक एक वर्क की जो है स्टडी करना, एक एक वर्क की जो है आप जो है डिटेलिंग करके और उसकी कॉस्ट निकालते हैं। और यहां पे क्या करते हैं, ओवरऑल देख लेते हैं कि ओवरऑल मान लिया बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, तो इसमें ओवरऑल जो मोटा मोटा खर्चा कितना आएगा, तो इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट की मोटा मोटा। और इसका मतलब ये कि उस जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर मान लिया हम एक्सकेवेशन वर्क कर रहे हैं तो एक्सकेवेशन में इतना खर्चा, कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो कंक्रीटिंग में इतना खर्चा, मैसनरी वर्क कर रहे हैं तो मैसनरी में इतना खर्चा। यानी कि हर एक जो भी उसके अंदर छोटे छोटे सब डिवाइडेड वर्क हमने सब डिवाइड कर दिए, उन सब का जो है एक्यूरेट मेजरमेंट करके और उसकी रेट से मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी कॉस्ट निकल के आती है उसको हम बोलते हैं क्या, डिटेल्ड एस्टिमेट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले, आज के लेक्चर के अंदर जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की बात करेंगे। यानी कि इन तीन तरह के एस्टिमेट की बात करेंगे, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट। ठीक है, ये तीन चीजों के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, या फिर इसको अप्रोक्स एस्टिमेट भी बोलते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट ही बोलते हैं, और इसको रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोला जाता है। तीनों में से कुछ भी आ सकता है। जैसे कि पेपर में एक बार पूछा गया था कि रफ कॉस्ट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट में डिफरेंस बताओ, या फिर दोनों को एक्सप्लेन करो, रफ कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है और डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि तीनों टर्मिनोलॉजी एक है, प्रिलिमिनरी, अप्रोक्सीमेट, एब्स्ट्रैक्ट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट सब एक चीज है। ठीक है, अब ये चीज कब करी जाती है, ये एस्टिमेट हम यानी कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कब करा जाता है, ये सब में काम आएगा, प्लिंथ में भी, क्यूब में भी, और ये जो पहले वाला है इसमें तो है। अगर ये पूछ ले कि ये तीनों एस्टिमेट जो अप्रॉक्स एस्टिमेट हैं कि ये कब करे जाते हैं, ये तब करे जाते हैं जब हमें किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करनी हो। फिजिबिलिटी यानी कि वो जो है बन भी पाएगा, या फिर उसमें हम जितना पैसा लगा रहे हैं वो पैसा हमें रिटर्न भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्टडी कर रहे होंगे, यानी कि हमें जो है रिवेन्यू देखना पड़ेगा कि कितना रिवेन्यू जो है उससे हमें जनरेट हो जाएगा भविष्य में। अगर हम इस प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च करते हैं तो भविष्य में वो हमारा पैसा रिटर्न भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करते हैं या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हैं। तो यहां पे लिखा है इट इज डन इन द केस ऑफ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स सच एज इरिगेशन प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स या फिर रोड प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है रेवेन्यू जनरेट करने वाले प्रोजेक्ट हैं। रोड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो अगर रोड बन रही है तो हमें ये पता रहेगा कि इससे कितने लोगों को फायदा होगा, कितना टोल जनरेट होगा। ठीक है, वहां से कितना टोल जनरेट होगा, तो जो हमने कॉस्ट उस पर लगाई है, जो हमने पैसा उस रोड पे खर्च करा है, वो हमारा पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इस रोड वाले पे हम रेवेन्यू जनरेट करने वाले जितने प्रोजेक्ट है वहां पे हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि ये प्रोजेक्ट जो है बनाना सही भी है, इस पे पैसा लगाना सही भी है नहीं है। ठीक है, तो ये होगा आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें ही और क्या चीज है, फ्रॉम द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट में बी नोन एंड देन इट मे बी सीन वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रोजेक्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। तो वही बात है कि हमने जितना पैसा लगाया
वो सारा पैसा हमारे पास रिटर्न आ सकता है या नहीं, वो जस्टिफाइड भी है इस प्रोजेक्ट को बनाना या नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, देखो ये हमेशा यूनिट बेस्ड होता है। यूनिट बेस्ड का मतलब कि जैसे कि मान लिया जो है आपकी एक रोड बन रही है, तो रोड की एक यूनिट क्या हो सकती है, रोड की यूनिट जो है 1 किलोमीटर हो सकती है। तो हमें पता है, हम अगर ये पता लगा लें कि 1 किलोमीटर रोड बनाने में इतना खर्चा आता है, तो हम बता सकते हैं कि 10 किलोमीटर रोड बनाने में कितना खर्चा आ सकता है। ठीक है, तो ये यूनिट बेस्ड होता है। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, ये यूनिट बेस्ड होता है। तो जैसे कि अगर हम बिल्डिंग की बात करें, तो अगर मान लिया मुझे 100 स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग बनानी है, एक हॉस्टल बिल्डिंग है और मुझे वो 100 स्टूडेंट्स के लिए बनानी है, और एक स्टूडेंट पे हमें मोटा मोटा खर्चा पता है कि एक स्टूडेंट के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए मोटा मोटा खर्चा जो है 10,000 रुपए आता है। ठीक है, तो हम क्या करें, 100 स्टूडेंट की 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास कितना आता है, 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 10 लाख रुपए में ऐसी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, एक स्टूडेंट का यानी कि यूनिट, एक यूनिट का पता है और 100 यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट का पता है कि एक यूनिट में इतना खर्चा आ रहा है, तो आपको 100 यूनिट के लिए बनाना है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय दैट कॉस्ट, यानी कि उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई करी तो आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, यानी कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। उसके बाद वही रोड वाली बात करनी है हमें। ठीक है, तो रोड में मान लिया हमारे पास 10 किलोमीटर की हमें स्टेट हाईवे बनाना है। ठीक है, 10 किलोमीटर का स्टेट हाईवे बनाना है, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 5 लाख रुपए खर्चा आता है। तो 10 किलोमीटर में कितना खर्चा आएगा, तो 5 लाख गुणा 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 50 लाख हो गया। इसी तरीके से दूसरा, कि मान लिया अगर मुझे इरिगेशन चैनल बनाना है, कोई एक इरिगेशन कैनाल बनानी है, एक नहर बनानी है, और 1 किलोमीटर की नहर में 70,000 रुपए खर्चा आता है। ठीक है, और कितनी बनानी है मुझे, 10 किलोमीटर की नहर बनानी है, तो 70,000 गुणा 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 लाख, यानी कि हमारे पास 7 लाख रुपए खर्चा आएगा उसको बनाने के लिए। ठीक है, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना ही खर्चा आएगा, ये सिर्फ जो है आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने यहां पे जो है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है एस्टिमेट है, ये वाला एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है और क्यूबिक रेट एस्टिमेट है, ठीक है, इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको प्लिंथ एरिया समझना पड़ेगा कि ये प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या चीज होती है। ठीक है, तो हमारी कुछ दो डेफिनेशंस हैं। इन दो डेफिनेशंस को अगर आप समझ जाते हो, प्लिंथ एरिया क्या होता है और कारपेट एरिया क्या होता है, ठीक है, ये छोटी छोटी दो डेफिनेशंस हैं। इसको अगर आप समझ जाओगे तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट भी करना सीख जाओगे और क्यूबिक रेट एस्टिमेट करना भी सीख जाओगे, क्योंकि इनके क्वेश्चंस के अंदर क्या आता है, इनके क्वेश्चंस के अंदर ऐसा दिया हुआ आएगा, कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर एक बोला जाएगा कि कारपेट एरिया इतना है, और रेट किसका दिया होगा, रेट प्लिंथ एरिया का दिया होगा। ठीक है, फिर आपको उस कारपेट एरिया से प्लिंथ एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें प्लिंथ एरिया क्या होता है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए, हमें कारपेट एरिया पता होना चाहिए, कारपेट एरिया क्या होता है। ठीक है, तभी हम कारपेट एरिया से प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लिंथ एरिया क्या चीज है। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, इट इज द टोटल कवर्ड एरिया, यानी कि मान लिया आपके पास कोई बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग का, मान लिया आपके पास प्लॉट है, ठीक है, उस प्लॉट में कुछ जगह आप खाली भी छोड़ते हो। ठीक है, जैसे कि गार्डन छोड़ते हो, ठीक है, पेड़ पौधे उगाने के लिए गार्डन छोड़ते हो। ठीक है, और जो है एक पोर्च छोड़ते हो जिसमें आपकी गाड़ी आके खड़ी होती है, ऊपर से खुला रहता है। ठीक है, तो जितना पोर्शन खुला रहेगा, ठीक है, जितना पोर्शन खुला रहेगा वो प्लिंथ एरिया के अंदर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इट इज टोटल कवर्ड एरिया, ये टोटल कवर्ड एरिया है, या फिर इसको बिल्ट अप एरिया भी बोलते हैं, बिल्ट अप फुटप्रिंट एरिया। तो हम ये, या तो आपको प्लिंथ एरिया बोला जाएगा या फिर ये भी बोला जाता है कि टोटल बिल्ट अप एरिया। तो प्लिंथ एरिया को हम बिल्ट अप एरिया भी बोलते हैं, बिल्ट अप एरिया। तो अगर हम सिंपल सिंपल सी बात करें तो जिसके ऊपर छत पड़ी हुई है, कवर्ड एरिया है, वो आपका किसके अंदर आएगा, प्लिंथ एरिया के अंदर आएगा। दूसरी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर हम जो है, ये जो दीवार हैं, ये सारी दीवार इसके अंदर अंदर आती हैं, चाहे वो एक्सटर्नल वॉल्स हो, चाहे वो इंटरनल वॉल्स हो, चाहे वो पार्टीशन वॉल हो, सारी दीवारें जो हैं इसके अंदर आएंगी। अभी हम कारपेट एरिया समझेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कारपेट एरिया और प्लिंथ एरिया के अंदर। तो यहां पे सारी दीवारें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल, हमेशा फ्लोर लेवल पे मेजर किया जाता है, फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द एक्सटर्नल वॉल, यानी कि जो एक्सटर्नल वॉल है, जैसे कि ये एक्सटर्नल वॉल है, सपोज ये जो है एक्सटर्नल वॉल है, तो इसकी आउटर एज से मेजर करा जाएगा, दिस इज आउटर एज,
दिस इज आउटर एज, ठीक है, इसकी आउटर एज से मेजर करा जाएगा, आउटर टू आउटर मेजर करा जाएगा प्लिंथ एरिया, ठीक है। इट इंक्लूड्स वॉल्स, कॉलम्स, सब चीज इंक्लूड करेगा, वॉल्स, कॉलम, फंक्शनल स्पेसेस लाइक रूम, कॉरिडोर्स, बाथरूम्स, स्टेयरकेसेस, सब चीज इसके अंदर आ जाएंगी जो कि कवर्ड है, जो ओपन है वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड अनकवर्ड ओपन स्पेसेस, अनकवर्ड ओपन स्पेसेस नहीं आएगा, ठीक है। अगर ओपन स्पेस है और वो कवर्ड है तो वो आएगा, ओपन टेरेसेस नहीं आएगा इसके अंदर, एंड गार्डन एरिया इसके अंदर नहीं आएगा, अनकवर्ड बालकनीज जो है वो इसके अंदर नहीं आएंगी, ठीक है, प्लिंथ एरिया के अंदर नहीं आएंगी। तो ये हमने देख लिया कि प्लिंथ एरिया क्या चीज होती है। अब हम देखते हैं कारपेट एरिया क्या होता है। कारपेट एरिया के अंदर वो एरिया आएगा जो लिवेबल एरिया है, ठीक है, जहां पे हम रहते हैं वो एरिया कारपेट एरिया के अंदर आता है। इसके अंदर जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं, लोड बियरिंग वॉल्स हैं, जो मेन वॉल्स हैं, वो इसके अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कारपेट एरिया इज द एक्चुअल यूजेबल स्पेस इनसाइड योर प्रॉपर्टी, जहां पे हम रहते हैं, जैसे कि रूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, लेट्रिन हो गई, वो सब किसके अंदर आएगा, ये सब आपका कारपेट एरिया के अंदर आएगा। मगर यहां पे जो दीवारें हैं, ठीक है, जो आपकी एक्सटर्नल वॉल्स हैं वो इसके अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। हाँ, जो पार्टीशन वॉल है वो इसके अंदर आएगी, मगर जो मेन वॉल है जिसकी ज्यादा थिकनेस होती है वो वॉल इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इट इंक्लूड्स लिविंग रूम, बेडरूम्स, किचन्स, बाथरूम एंड इंटरनल पार्टीशन वॉल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे पार्टीशन वॉल आएगी, ठीक है, मगर जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं, जो मेन लोड बियरिंग वॉल्स हैं, जो बाहर की दीवारें होती हैं वो इसके अंदर नहीं आती हैं। इट डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल वॉल्स, बालकनीज, टेरेसेस, सर्विस शाफ्ट एंड कॉमन एरियाज। ये चीजें इसके अंदर नहीं आएंगी, सिर्फ वो एरिया आएगा जहां पे हम रहते हैं, उतना एरिया आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप सिंपल सिंपल समझ सकते हैं, यहां पे वॉल नहीं आएगी, उस वाले में प्लिंथ में जो है वॉल आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमने जो है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट देख लिया, हमने अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट देख लिया, अब हम देखते हैं कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट क्या होता है। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट भी अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के अंदर ही आता है, ये भी आपका अप्रोक्स एस्टीमेट ही है, ठीक है, ये भी अप्रोक्स एस्टीमेट है, ठीक है। बस इसके अंदर क्या दिया होता है, इसके अंदर जो रेट होता है वो प्लिंथ एरिया रेट होता है। मान लिया कोई एक बिल्डिंग है, उसका प्लिंथ एरिया हमें पता है, और हमें पता है कि 1 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया को बनाने के लिए इतना खर्चा आता है। करंट में आपको जो बिल्डिंग बनानी है वो 100 स्क्वायर मीटर का प्लिंथ एरिया की बिल्डिंग बनानी है, तो आप क्या कर दो, जो पहले वाला जो रेट था उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, ठीक है, जो आपको पास जितनी बनानी है, आपको जितनी प्लिंथ एरिया की बिल्डिंग बनानी है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको जो है टोटल कॉस्ट आपकी बिल्डिंग की आ जाएगी, ठीक है। इतना ही करा जाता है इसके अंदर। 1 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया का रेट हमें पता है, हमें कितने स्क्वायर मीटर की प्लिंथ एरिया की हमें बिल्डिंग बनानी है वो हमें पता होना चाहिए, रेट की हम सीधा प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बिल्डिंग की कॉस्ट आ जाएगी। ये आपको पर फ्लोर करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट फ्लोर आपको बनाना है तो फर्स्ट फ्लोर का प्लिंथ एरिया पता होना चाहिए, फिर सेकंड फ्लोर आपको बनाना है, सेकंड फ्लोर का प्लिंथ एरिया पता होना चाहिए, फिर थर्ड फ्लोर बनाना है, थर्ड फ्लोर का प्लिंथ एरिया पता होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर का प्लिंथ एरिया का रेट पता होना चाहिए, सेकंड फ्लोर के प्लिंथ एरिया का रेट पता होना चाहिए, और थर्ड फ्लोर के प्लिंथ एरिया का रेट पता होना चाहिए। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, सिर्फ प्लिंथ बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया के बेसिस पे हम इसको तैयार करते हैं। The rate being deducted from the cost of similar building having the similar specification in the locality। यानी कि इसका मतलब यह है कि अब ये प्लिंथ एरिया रेट कैसे डिसाइड करेंगे हम, जो प्लिंथ एरिया रेट है वो कैसे डिसाइड करा जाता है। प्लिंथ एरिया रेट आपका डिसाइड कराता है कि जिस जिस तरह की आपको बिल्डिंग बनानी है, जिस स्पेसिफिकेशन की आपको बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन का मतलब कि जिस क्वालिटी की बिल्डिंग बनानी है। मान लिया आपको बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट क्लास ब्रिक लगा रहे हो तो वो एक क्वालिटी हो गई, मान लिया बिल्डिंग के अंदर आप सेकंड क्लास ब्रिक लगा रहे हो वो एक अलग क्वालिटी हो गई, ठीक है। तो जिस क्वालिटी की आपको बिल्डिंग बनानी है उसी क्वालिटी की प्रीवियस में बनी हुई बिल्डिंग का जो रेट है वो रेट जो है उस रेट को हम उठाते हैं, ठीक है, और वही रेट आपका क्या बनता है, वो रेट आपका प्लिंथ एरिया रेट बन जाता है। यानी कि उसी के जैसी कोई दूसरी बिल्डिंग, ठीक है, उसका प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लें हम उस वाली बिल्डिंग का, यानी कि जो पहले बिल्डिंग बनी हुई है, और उस बिल्डिंग को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आई हुई है पर फ्लोर, ठीक है, वो हमें पता होगा। तो हम पर यूनिट
यानी कि हम पर स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि एक स्क्वायर मीटर में कितनी कॉस्ट आ रही है वो हमें पता चल जाएगी प्रीवियस बिल्डिंग की कॉस्ट से। ठीक है, अब जो हमें उसके सिमिलर दूसरी बिल्डिंग जो बनानी है उसका हमें पता है कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बनानी है भाई, तो इसका प्लिंथ एरिया इतनी है, इस प्लिंथ एरिया से रेट की मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस बिल्डिंग की जो आपको बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो पहली जो बिल्डिंग है उसके रेट से करंट वाली बिल्डिंग को डिसाइड करते हैं, करंट वाली बिल्डिंग के जो है जो कॉस्ट है वो डिसाइड करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग प्लिंथ एरिया, यानी कि जिस भी बिल्डिंग का आपको जिस भी बिल्डिंग को आपको कॉस्ट बनानी है, जिस भी बिल्डिंग की कॉस्ट निकालनी है जो बना रहे हो आप बिल्डिंग, उसका सबसे पहले प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लिया जाता है और फिर उसकी प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो क्या आ जाता है, यहां से आपको टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। अब इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग द प्लिंथ एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि एक बिल्डिंग है जिसका जो प्लिंथ एरिया है कितना है, 100 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, उसकी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जबकि जो प्लिंथ एरिया रेट है, प्लिंथ एरिया रेट कितना है, 900 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इस बिल्डिंग को बनाने में एक स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया में 900 रुपए का खर्चा आता है। तो आपके पास टोटल कितना स्क्वायर मीटर है, टोटल आपके पास 100 स्क्वायर मीटर है, तो 900 की आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 90,000। तो 90,000 रुपए जो है इस बिल्डिंग, इस प्लिंथ एरिया को बनाने के लिए लगेंगे हमारे पास। तो ये हो गया आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यूबिक, अच्छा इस प्लिंथ एरिया एस्टिमेट को अगर हम बात करें तो कैसे कैलकुलेट किया, हमारे पास जो है टोटल कॉस्ट हमारे पास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं यहां पे देख लेते हैं हम। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास टोटल प्लिंथ एरिया जो है, टोटल प्लिंथ एरिया, टोटल प्लिंथ एरिया हमारे पास है 100 स्क्वायर मीटर, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्लिंथ एरिया है हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर, और जो रेट है प्लिंथ एरिया रेट, यहां पे लिखते हैं प्लिंथ एरिया रेट, प्लिंथ एरिया रेट जो है वो है 900 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कितना है, 900 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 900 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 की मल्टीप्लाई आप कर दो 900 से। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 90,000। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपका अप्रोक्सीमेट मेथड है वो है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो क्यूबिक रेट एस्टिमेट कह सकते हैं इसको, या फिर क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट मेथड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या मेथड है, पहले वाला तो स्क्वायर मीटर वाला मेथड है, ये वाला यानी कि पहले वाले में तो हम एरिया मेजरमेंट करके रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस वाले मेथड के अंदर हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, यानी कि बिल्डिंग का वॉल्यूम कितना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया आपकी ये बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग की विड्थ कितनी है, ठीक है, इस बिल्डिंग की विड्थ कितनी है, ठीक है, ये विड्थ है मान लिया बिल्डिंग की, दिस इज W। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, और इस बिल्डिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है, इस बिल्डिंग की लेंथ यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, अगर हम तीनों क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं अगर हम, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें जो है लेंथ तो ये हो गया और विड्थ ये हो गया। ठीक है, लेंथ विड्थ, ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें टोटल वॉल्यूम पता चल जाता है। ठीक है, बिल्डिंग का टोटल वॉल्यूम पता चल जाता है। अब अगर हमें ये पता है, अगर हमें अब यहां पे तो हमें टोटल वॉल्यूम के बारे में पता चल गया, अब अगर हमें ये पता चल जाए कि पर यूनिट वॉल्यूम को बनाने में कितना खर्चा आता है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम की रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रेट कौन सा होगा, अब पर यूनिट वॉल्यूम वाला रेट होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इस क्वांटिटी की मल्टीप्लाई इस वॉल्यूम की मल्टीप्लाई रेट से कर दें तो हमारे पास जो है पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्चा आएगा। ठीक है,
तो ये मेथड क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्यूबिकल कंटेंट के ऊपर बेस्ड रहता है मेथड। द क्यूबिक रेट बीइंग डिडक्टेड, अब ये क्यूबिक रेट कैसे निकाला जाता है, तो क्यूबिक रेट कैसे निकाला जाएगा, उसी स्पेसिफिकेशन की जो हम बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, उसी स्पेसिफिकेशन की दूसरी बिल्डिंग जो पहले बन चुकी है, ठीक है, उसका रेट हम उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि वहां पे कितनी कॉस्ट लगी थी उस क्यूबिक उस दूसरे वाली बिल्डिंग जो कि सेम स्पेसिफिकेशन की थी, उस टाइम कितनी कॉस्ट आई थी उस बिल्डिंग को बनाने में, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई, उस रेट की मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, यहां पे इस वॉल्यूम कंटेंट से कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी करंट बिल्डिंग की, ठीक है। तो यहां पे क्या है, द क्यूबिक रेट बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द सिमिलर बिल्डिंग हैविंग द सिमिलर स्पेसिफिकेशन इन द लोकेलिटी, यानी कि उस लोकेलिटी में जो पहले से कोई बिल्डिंग बनी हुई है सेम स्पेसिफिकेशन की, वहां से कॉस्ट कैलकुलेट करके, वहां से रेट कैलकुलेट करके, जो करंट में हमें बिल्डिंग बनानी है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, यहां पे क्या करते हैं, दिस इज कैलकुलेट बाय फाइंडिंग द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। यहां पे क्यूबिकल कंटेंट निकाला जाता है बिल्डिंग का, लेंथ विड्थ और हाइट से लेंथ विड्थ और हाइट से हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड इट बाय द क्यूबिकल रेट, उसकी हम क्यूबिकल रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लिया हमें, हमारे पास जो है वॉल्यूम कितना आया, जो वॉल्यूम आया हमारे पास वो आया लेंथ विड्थ और हाइट, ये तो आपका वॉल्यूम आया, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, अप्रॉक्स कॉस्ट, अगर मुझे अप्रॉक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट, अप्रॉक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक रेट। ये सिंपल सा फंडा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक रेट, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ क्यूबिक कंटेंट ऑफ 400 क्यूबिक मीटर। मान लें कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसका जो क्यूबिक कंटेंट है वो 400 मीटर क्यूब है, और 1 मीटर क्यूब बनाने में खर्चा कितना आता है, 1 मीटर क्यूब बनाने में आपका 180 रुपए का खर्चा आता है। तो टोटल क्यूबिक कंटेंट कितना हो गया, टोटल क्यूबिक कंटेंट, टोटल क्यूबिक कंटेंट जो है हमारे पास वो है 400 मीटर क्यूब, ठीक है। 400 मीटर क्यूब हमारे पास टोटल क्यूबिक कंटेंट है, और रेट कितना है, रेट जो है वो है हमारे पास 180 रुपीज, ठीक है, 180 रुपीज, ठीक है, पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कौन सी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 400 मल्टीप्लाई बाय 180, यानी कि 400 मल्टीप्लाई बाय 180 विल बी इक्वल टू 72,000, ये आ जाएगा आपका 72,000 रुपीस, ठीक है। तो ये आपका यहां पे टोटल खर्चा आ गया, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबिकल रेट कंटेंट, ठीक है। मेथड, ये तीनों ही मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड थे। अब हम यहां पे देखते हैं एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल जो है आपका 2023-24 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या बोला गया है, ठीक है। प्रिपेयर रफ एस्टीमेट, रफ एस्टीमेट का मतलब अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। बाय द क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ये क्यूबिकल कंटेंट मेथड के बारे में बोल रहा है, फॉर ए प्रपोज कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट किया। अब इसके बेसिस पे आपको जो है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। डेटा क्या है कि प्लिंथ एरिया जो है, ये बिल्डिंग होगी, इसका मतलब प्लिंथ एरिया क्या है, बिल्डिंग का होगा प्लिंथ एरिया, तो ठीक है। तो प्लिंथ एरिया कितना है, 500 स्क्वायर मीटर पर फ्लोर, यानी कि एक फ्लोर का जो प्लिंथ एरिया है वो कितना है, 500 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। यानी कि जो बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग हम इसका मतलब अब इसको बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग, ये आपका इसमें ग्राउंड फ्लोर हो गया, और ये इसके अंदर जो है सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है। दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, और दिस इज सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ठीक है। ये सेकेंड फ्लोर हो गया, ये सेकेंड फ्लोर हो गया, ठीक है।
अब उसने बोला कि प्लिंथ एरिया जो है उसने दे दिया, यानी कि एक फ्लोर का जो एरिया है वो जो है इतना है पर फ्लोर, यानी कि इसका भी एरिया सेम एरिया, यानी कि जितना जितना प्लिंथ एरिया इसका है उतना ही प्लिंथ एरिया इसका है, उतना ही प्लिंथ एरिया इसका है, यानी कि प्लिंथ एरिया हर एक फ्लोर के बराबर बराबर है। ठीक है, तो ये हमने प्लिंथ एरिया कैलकुलेट, प्लिंथ एरिया के बारे में बात कर ली। यहाँ पे प्लिंथ एरिया जो है सबके सेम है। उसके बाद हाइट ऑफ ईच स्टोरी इज 3.5 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की हाइट ये 3.5 मीटर है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की हाइट ये 3.5 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक की ये वाली हाइट ये भी 3.5 मीटर है। सारे फ्लोर्स की जो हाइट है वो बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोरी G+2, G+2 है, ये G+2 यानी कि ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। ठीक है, अगर G+3 होता तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हो जाता। ठीक है, तो G+2 है। क्यूबिकल कंटेंट रेट जो है वो है 1000 मीटर क्यूब, 1000 पर मीटर क्यूब, यानी कि एक क्यूबिक मीटर को बनाने के लिए 1000 रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, ये सारा डेटा उसने गिवन है। अब जो है इसके अंदर एडिशनल चीज क्या दी हुई है कि सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस बिल्डिंग को बनाने में खर्चा कितना आएगा। उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर अदर चीजें भी लगेंगी, अदर चीजें जैसे मतलब यहां पे वाटर सप्लाई और सैनिटरी अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको, वाटर सप्लाई के लिए पाइप प्रोवाइड करने पड़ेंगे और सैनिटरी पाइप प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यानी कि पानी सप्लाई करने के लिए और वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो जो है 8% लगता है टोटल कॉस्ट का, यानी कि जो भी आपने यहां से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करी उस कॉस्ट का 8% आपका कितना होगा, वाटर सप्लाई और सैनिटरी अरेंजमेंट का होगा। ठीक है, पहले यहां से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो, उसका 8% कैलकुलेट करो, यानी कि वो 8% जो होगा वो इसमें लगेगा, वाटर सप्लाई और सैनिटरी अरेंजमेंट के लिए रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा 6% रहेगा टोटल कॉस्ट का, यानी कि इतना तो खर्चा होगा ही होगा उसको बनाने के लिए। फिर ये खर्चा और ये वाला खर्चा। उसके बाद फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट का मतलब ये है कि जब बिल्डिंग जो है बनेगी कम से कम 2-3 साल में बन के तैयार होगी। ठीक है, अगर मान लिया 2 साल में, बहुत बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और 2 साल में 3 साल में बनकर तैयार होता है अगर मान लिया वो, तो उसमें रेट में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं उस टाइम पे। आज के टाइम पे रेट कुछ और है, मान लिया 1 साल बाद रेट कुछ और हो गए। ठीक है, तो जो फ्लक्चुएशन रेट है उसके लिए हमने 5% ले लिया टोटल कॉस्ट का, यानी कि जो ऊपर से टोटल कॉस्ट निकल के आई उसका 5% हम वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने यहां तक कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट कैसे करोगे, यहां से आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, उसमें सैनिटरी ऐड करोगे, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन ऐड करोगे, उसमें रेट फ्लक्चुएशन भी ऐड करोगे। यहां तक आपकी जो है पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट विद सैनिटरी, विद इलेक्ट्रिफिकेशन और विद फ्लक्चुएशन ऑफ रेट निकल के आ जाएगी। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या चीज दे रखी है, यहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट दे रखा है। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट कितना है, 10%, और उसके बाद पैटी सुपरविजन या फिर कंटिंजेंसी कितना दे रखा है, 3%। ये किस पे लगता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट है और जो कॉन्टिंजेंसी है ये किस पे लगेगा, ये दोनों चीज लगेगी यहां तक जो भी कैलकुलेट होके आया, यहां तक जो भी कैलकुलेट आया, ये वाली कॉस्ट प्लस ये वाली कॉस्ट, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तब उस पे कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट लगेगा। ठीक है, मान लिया यहां से लेके यहां तक जो है आपका 10 लाख रुपए बनता है। ठीक है, 10 लाख रुपए बनता है, 10 लाख रुपीज। ठीक है, 10 लैक्स। ठीक है, 10 लाख रुपीज बनते हैं, तो इसका 10% कितना होगा, 10 लाख का 10%। ठीक है, 10 लाख का 10% कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1 लाख रुपए। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 लाख रुपए। 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यानी कि यहां तक आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी, 10 लाख रुपए आ रही थी, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना चला जाएगा उसमें, 1 लाख रुपए चला जाएगा। तो 10 लाख तो यहां तक आ रही थी, 10 लाख प्लस उसमें 1 लाख और ऐड हो जाएगा, तो 11 लाख हो गया टोटल। तो यहां तक टोटल खर्चा कितना आ गया, 11 लाख रुपए हो गया। ठीक है, अब उसमें लगेगा कंटीजेंसी चार्जेस। अब ये कंटीजेंसी चार्जेस ये भी ऊपर वाले पे लगेगा, यानी कि 10 लाख जो आपकी कॉस्ट आई थी, यहां तक की जो कॉस्ट है 10 लाख है, तो 10 लाख का 3%। ठीक है, कितना भी होगा 3% हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो और इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 लाख तो टोटल कॉस्ट आई थी यहां तक, और इसके अंदर 1 लाख जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स में चला गया, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में चला गया, वो इसमें ऐड हो गया। और जो 3% है, किसका 3%, 10 लाख का ही, यानी कि यहां तक की जो कॉस्ट है उसका ही 3%। ठीक है, वो और उसमें ऐड हो जाएगा। अभी हम इसको करके देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपको बिल्कुल ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि इसकी कॉस्ट निकालते हैं टोटल। ठीक है, हम इसकी जो है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि इसको इलेक्ट्रिफिकेशन और सैनिटरी सब चीज लगाने के बाद कितना खर्चा आएगा। ठीक है,
ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्यूबिक कंटेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका क्यूबिक कंटेंट कितना है। ठीक है, क्यूबिक कंटेंट कितना है, तो नंबर ऑफ स्टोरी मल्टीप्लाई बाय प्लिंथ एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ईच स्टोरी। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल क्यूबिक कंटेंट आ जाएगा। कैसे, हमें पता है कि इस ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया है वो कितना है, ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर है। ये वाला एरिया 500 स्क्वायर मीटर है, दिस इज 500 मीटर स्क्वायर। अगर इस 500 मीटर स्क्वायर की 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्यूबिक कंटेंट आ जाएगा। फिर 500 मीटर स्क्वायर की अगर मैं 3.5 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर का क्यूबिक कंटेंट आ जाएगा। और 500 मीटर स्क्वायर की अगर मैं पूरी जो है 3.5 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये पूरा क्यूबिक कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड फ्लोर का क्यूबिक कंटेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सारा क्यूबिक कंटेंट आएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 500 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये तो एक का है, ये तो एक का आया, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, आपका टोटल क्यूबिक कंटेंट आ जाएगा। एरिया की मल्टीप्लाई आपने हाइट से करी तो आपका ये इतना आया, सिर्फ इतना पोर्शन का आया। ठीक है, इसमें आपने 3 से और मल्टीप्लाई कर दी तो ये पूरे का आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप क्या करोगे, एरिया की किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले हाइट से मल्टीप्लाई करोगे और नंबर ऑफ स्टोरी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल क्यूबिक कंटेंट आ जाएगा। तो टोटल क्यूबिक कंटेंट कितना आएगा, टोटल क्यूबिक कंटेंट कितना है, नंबर ऑफ स्टोरी 3 है हमारे पास, प्लिंथ एरिया जो है हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर है और हाइट जो है हमारे पास 3.5 है। तो यहां से आपका टोटल क्यूबिक कंटेंट आ गया। तो टोटल क्यूबिक कंटेंट कितना हो गया, 500 गुणा 3 गुणा 3.5, ये आपका 5250। ठीक है, ये आया 5250 मीटर क्यूब, इतना क्यूबिकल कंटेंट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट, यानी कि सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करने में कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट कितनी आएगी, क्यूबिकल कंटेंट कितना है 5250, इतना क्यूबिकल कंटेंट है 5250। और क्यूबिक कंटेंट रेट, एक क्यूबिक मीटर को बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, एक क्यूबिक मीटर को बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा है, 1000 रुपए का खर्चा आता है। तो 1000 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूबिकल कंटेंट की, तो हमें यहां से ये मिल जाएगा कि कितना इसमें खर्चा आएगा। तो ये कितना आएगा, 5250 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कितना 52 लाख रुपए का खर्चा यहां पे आया, 52,50,000 का खर्चा यहां पे आ गया। अब यानी कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करने का खर्चा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसके अंदर वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन हमें देनी है, वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंस्टॉलेशन हमें यहां पे देनी है। ये कितना है 8%, यानी कि जो भी आपका स्ट्रक्चर खड़ा करने में खर्चा आया उसका 8% आपका वाटर सप्लाई और इंस्टॉलेशन में खर्चा आएगा। तो यानी कि अगर मुझे ये निकालना है कि वाटर सप्लाई और इंस्टॉलेशन में कितना आएगा खर्चा, तो क्या करना, निकालना पड़ेगा हमें 52,50,000 का 8% हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका 8% हमें निकालना पड़ेगा। ये खर्चा किस में आएगा, ये खर्चा आएगा आपका वाटर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन में। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5250 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, ये आया आपका 4,20,000। ठीक है, ये हो गया 4,20,000। इसको थोड़ा सा अलग की साइड लिख लेते हैं हम। ठीक है, इसको यहां लिखते हैं 4,20,000। ठीक है, ये खर्चा यहां पे आ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और इधर की साइड लिख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियरली हमें समझ में आए। ये वाला हुआ आपका 52,50,000। ठीक है, ये हमने बिल्कुल इसके नीचे लिख लिया। ठीक है, ये वाला जो है आपका, ये वाला है, ये वाला आपका, ये वाला है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन का 6%, इलेक्ट्रिफिकेशन में 6% लगेगा स्ट्रक्चरल कॉस्ट का। तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट कितनी है 52,000, ये कैसे कैलकुलेट करेगा, ये ऐसे कैलकुलेट होगा 52,000, 52,50,000 का 6%। ठीक है, का
6%, और ये खर्चा जो आएगा आपका, इसको हम थोड़ा सा इधर ऐसे लिख देते हैं, ये कितना कितना खर्चा आएगा, 52,50,000, 52,50,000 का 6%, ये आएगा आपका 3,15,000, ये हुआ आपका 3,15,000 रुपए खर्चा। ठीक है, ये आपका हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन में खर्चा इतना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ रेट। फ्लक्चुएशन रेट किसके ऊपर लगेगा, वो भी आपका जो है स्ट्रक्चरल कॉस्ट के ऊपर लगेगा। तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट कितनी है, वही 52,50,000 का 5%। ठीक है, ये कितना आया, ये जो है इसको हमने यहां पे लिख लिया। ठीक है, ये कितना हो गया, 52,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया आपका 2,62,500, 2,62,500, ये खर्चा है आपका फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर देनी है, यानी कि इतना आपको बिल्डिंग को बनाने में किसके सहित, इलेक्ट्रिफिकेशन सहित, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट सहित, वाटर सप्लाई और सैनिटरी पाइप सहित पूरा खर्चा कितना आएगा, ये टोटल खर्चा, स्ट्रक्चरल कॉस्ट का खर्चा, वाटर सप्लाई का, इलेक्ट्रिफिकेशन का और फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, इन सबको आप ऐड कर दो तो इतना खर्चा आपको बिल्डिंग को बनाने के लिए आ रहा है। तो हमने क्या करा, अगर मुझे टोटल कैलकुलेट करना है तो 1 2 3 4 इन चारों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इन चारों को अगर आप ऐड करो तो यहां पे आ जाएगा टोटल, देखो यहां पे ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि यहां पे ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, दिस इज टोटल। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 52,50,000 प्लस 4,20,000 प्लस 3,15,000 प्लस 2,62,000, 2,62,500, 2,62,500, ये आया आपका 62,47,500। दिस इज 62,47,500 रुपीज। ठीक है, ये सारे रुपीज में ही हैं, दीज आर रुपीज। ठीक है, तो इतना आपका टोटल बिल्डिंग को बनाने के लिए खर्चा आया, किसको मिला के, ये सारी चीजें मिला के। ठीक है, अब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, अब बात आती है कॉन्ट्रैक्टर आएगा कि भाई मुझे भी पैसा चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कैसे मिलेगा, इस कॉस्ट पे मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर को पैसा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट पे मिलेगा, सब चीज मिला के। ठीक है, तो इस कॉस्ट जितना उसने काम किया, उसने तो सारा काम किया ना कॉन्ट्रैक्टर ने, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी किया, फ्लक्चुएशन का भी किया, वाटर सप्लाई का भी किया, उसने सारा काम किया। तो जो टोटल कॉस्ट है इस पे उसका बेनिफिट है, तो इसका 10% मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, पहले हम कंटिजेंसी की बात कर लें। अच्छा, कंटिजेंसी कौन सा फंड होता है, कंटिजेंसी वो फंड होता है, कंटिजेंसी वो पैसा होता है जो आकस्मिक हमें जरूरत पड़ जाती है। मान लिया कहीं पे जो है किसी एक स्पेशल टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो गई, आकस्मिक रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी भी चीज की एकदम से जरूरत पड़ जाए। ठीक है, जो कि कॉस्ट के, जो कि एस्टिमेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ऐसी चीज की हमें जरूरत पड़ जाए, उसके लिए कंटिजेंसी फंड जो है रखा जाता है। ठीक है, तो वो कंटिजेंसी फंड भी इसी के ऊपर लगता है, कंटिजेंसी फंड भी यहां से आएगा, इसी के ऊपर लगेगा, और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट भी इस पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे कॉन्टिजेंसी लिखा है, तो सबसे पहले कॉन्टिजेंसी निकाल लेते हैं। कॉन्टिजेंसी कितना है, कॉन्टिजेंसी है हमारा यहां पे कॉन्टिजेंसी कितना है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ठीक है, ये हो गया। हाँ, कॉन्टिजेंसी है 3%, कॉन्टिजेंसी हमारा 3% है, और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट हमारे पास 10% है। तो 3% किसका लगेगा, इस पे 3%, यानी कि कॉन्टिजेंसी कितना होगा, कॉन्टिजेंसी होगा 62,47,500 का 3%। ठीक है, का 3%, ये हमारे पास कॉन्टिजेंसी आएगा। ठीक है, तो कॉन्टिजेंसी कहां ऐड हो जाएगा, जाके यहां पे ही इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिजेंसी कितना आ गया, 62,47,500, 62,47,500,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके अंदर कंटिजेंसी आ गया 1,87,425, ये हो गया आपका, यहां से इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 1,87,425 रुपए, ये कॉन्टिजेंसी हो गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट क्या होगा, इसका जो ये वाली कॉस्ट है आपकी टोटल, उसका 10%, यानी कि 62,47,500 का 10%, ये कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट हो गया। ये कितना आएगा कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, इसको देख लेते हैं। तो 62,47,500, 62,47,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया आपका 6,24,000, 6,24,750 रुपीज, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट को चला गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के पास गया इतना, कॉन्ट्रैक्टर के पास गया इतना, आपकी कॉन्टिजेंसी आपको रखना चाहिए अपने पास इतना पैसा, और इतना टोटल बनाने में खर्चा आएगा। तो इन तीनों को जब आप ऐड कर देते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग निकल के आती है। यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग होगी आपकी ये वाली कॉस्ट, कौन सी, इसको हम करते हैं इससे, ये वाली कॉस्ट, इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट बोलेंगे। इस सबको आप ऐड कर दोगे तो ये कॉस्ट निकल के आ जाएगी, इसको ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है, कितनी हो जाएगी ये 62,47,500 प्लस 187,425 प्लस 624,750, 624,750, ये हो गया आपका 70,59,675 रुपीज, ये आपकी यहां पे टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये टोटल कॉस्ट यहां पे कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा जो है टिपिकल टास्क नहीं था, ठीक है। तो ये हमने यहां पे आज डिस्कस कर लिया। इसके ऊपर एक और न्यूमेरिकल ये वाला है, इसको हम जो है कल करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने कवर किया है, ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है हमारे कवर हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या कवर किया है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिलिमिनरी एस्टिमेट एंड डिटेल एस्टिमेट। अब ये डिटेल एस्टिमेट हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, मगर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हमने पढ़ लिया, ये आपका 2025-26 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, वो तो मैंने आपको बताई दिए, डिफरेंट टाइप्स के एस्टिमेट कौन कौन से होते हैं, मेनली तो दो ही तरह के होते हैं, उनके डिफरेंट जो है सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट दैट आर यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ द बिल्डिंग, ये हमने देख लिया, ठीक है। क्लासिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन दैट आर यूज्ड इन द एस्टिमेशन, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट 1 में जब भी क्वेश्चन आएगा तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पे जरूर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। थैंक यू।